सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते दो अहम फैसले देकर भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों की टेंशन को हल्का करने का काम किया है। पहला फैसला मदरसों के बारे में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसों पर लागू नहीं होगा। आसान भाषा में समझें तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में एनसीपीसीआर ने कहा था कि उन बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि 2009 में एक कानून बना था कि सभी बच्चों को लाजमी शिक्षा का अधिकार हासिल होगा और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे उस अधिकार से महरूम रहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। इसलिए ऐसे मदरसों को बंद किया जाए और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को मदरसों से निकालकर बेसिक शिक्षा के स्कूलों में दाखिला कराया जाए। ऐसे मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश में 8,449 थी और उन 8,449 मदरसों में नदवा, देवबंद, अशरफिया, जामिया सल्फिया, दारुल फलाह जैसे बड़े बड़े और अहम इदारे शामिल थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन मदरसों के बारे में तारीखी फैसला देते हुए कहा था कि 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसों पर लागू नहीं होगा और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को अपने इदारे कायम करने का और उनको अपने तरह से चलाने का पूरा अधिकार हासिल होगा। तो ये पहला अहम फैसला था, जिससे मुसलमानों को राहत की सांस लेने का मौका मिला था। और अब उसके बाद एक और दूसरा अहम फैसला सामने आया है और दूसरा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को बाकी रखने के लिए जो कानूनी रुकावट खड़ी की जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। दरअसल ये फैसला आज 2024 में ज़रूर आया है, लेकिन इसकी जड़ें आज से 57 साल पहले तक जाती हैं। बात 1967 की है, जब अजीज़ पाशा के मुकदमे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार यानी माइनॉरिटी स्टेटस को मानने से इनकार कर दिया गया था और अजीज़ पाशा के उस मुकदमे की बुनियाद पर आज तक एएमयू फ़िरका परस्त सोच रखने वालों के निशाने पर थी और वो चाहते थे कि किसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से माइनॉरिटी का दर्जा छिन जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फ़िरका परस्त ताकतों को सख्त मायूसी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि कोई भी इदारा अपने माइनॉरिटी स्टेटस को सिर्फ इसलिए नहीं खो देगा कि वो कानून के ज़रिए कायम किया गया है। किसी इदारे के माइनॉरिटी स्टेटस को समझने के लिए अदालत को ये बात समझनी होगी कि इदारा किसने कायम किया था और उसके पीछे दिमाग कौन था। और अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है कि ये माइनॉरिटी तबके के लोगों ने किया था, तो ये इदारा भारत के संविधान में दिए गए आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी स्टेटस रखने का हकदार होगा। इस फैसले के लिए कुल 7 जजों की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़, जो कि अब रिटायर हो गए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे। इन 7 जजों की बेंच ने 4-3 की बहुमत से फैसला दिया है, यानी 4 जजों ने एएमयू के हक में बात कही, जिसमें चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। जबकि 3 जजों ने उसकी मुखालिफत की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एएमयू को माइनॉरिटी इदारा मानने से इनकार कर दिया। वहीं जस्टिस एससी शर्मा ने कहा कि माइनॉरिटीज़ को तालीम हासिल करने के लिए महफूज पनाहगाह की ज़रूरत नहीं है और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एएमयू को माइनॉरिटी इदारा साबित ना किया जा सके, उसके लिए कई दलीलें दी गई हैं। अभी मैं एक के बाद एक करके आपको बताता हूं कि ये सब दलीलें क्या थीं और ये भी बताता हूं कि उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने क्या कुछ कहा है, जिन्होंने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के फेवर में फैसला दिया है। तो सबसे अहम बात जो एएमयू के खिलाफ दलील के तौर पर कही गई थी, वो ये थी कि भारत के संविधान में आपके लिए कहा गया है कि आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, यानी जब संविधान आपको ये कह रहा है कि आप राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, तो फिर दूसरी तरफ आप माइनॉरिटी संस्थान कैसे हो सकते हैं। तो उस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नेशनल इम्पोर्टेंस का संस्थान होना और माइनॉरिटी का संस्थान होना ये कोई अपोजिट बात नहीं है। कोई माइनॉरिटी संस्थान भी उतना महान हो सकता है कि उसको राष्ट्र के लिए महान होने का दर्जा हासिल हो जाए। दरअसल सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से दलील दे रहे थे, उन्होंने इतनी बचकाना बात कही अपनी दलील में कि डीवाई चंद्रचूड़ ने चुटकियों में उसका जवाब दे दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतना महान इंस्टीट्यूशन है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, 13 फैकल्टीज़ हैं, 107 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 कॉलेजेस हैं, 2 एकेडमीज़ हैं, 9 स्कूल्स हैं, 23 सेंटर्स हैं, इतना ग्रेट इदारा है।
जो NRIF की रैंकिंग में और दूसरी जो रैंकिंग्स हैं पूरी दुनिया की, उसमें हमेशा टॉप 10 या टॉप 15 में रहता है, वो कैसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है? अब ये दलील इतनी बचकाना है कि कोई भी उसके जवाब में ये कह सकता है कि क्या माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन छोटे होने चाहिए, ख़राब होने चाहिए, यानी इतना अहम नहीं होना चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत ही बचकाना और फ़नी दलील थी। उसके अलावा मुखालिफत में जो दूसरी अहम दलील दी गई थी कि 1967 के मुकदमे में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो लोग चला रहे हैं वो माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, इसलिए उसको माइनॉरिटी का इदारा नहीं माना जाएगा। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही नहीं है कि अगर कोई इदारा हो और उसके लोग एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल ना हो तो उसको माइनॉरिटी के दर्जे से ही हटा दिया जाए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जाते जाते आर्टिकल 30 को इतना फैला दिया है कि उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज़ तबके को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि उस कम्युनिटी के पास ऐसे लोग दस्तयाब ना हों जो इदारा चलाने में सक्षम हों, एक्सपर्ट हों, और वो कम्युनिटी दूसरे लोगों की मदद ले रही हो, एक्सपर्ट्स की मदद ले रही हो उसको चलाने में, तो इस कंडीशन में उससे माइनॉरिटीज़ का दर्जा बिल्कुल नहीं छीना जा सकता है। और इस सिलसिले में जो बात अजीज़ पाशा के फैसले में 1967 में कही गई थी वो गलत तशरीह थी। ये सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से मेजॉरिटी 4 जजेस की राय थी। उसके अलावा एक और दलील मुखालिफत में ये दी गई थी कि 1967 के फैसले में कहा गया था कि अगर कोई इदारा डिग्री रिकग्नाइजेशन के लिए बनाया गया है तो वो माइनॉरिटी का इदारा नहीं हो सकता। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की मेजॉरिटी बेंच ने कहा कि अगर कोई इदारा कायम करेगा तो वो तालीम के साथ साथ डिग्री रिकग्नाइज भी करेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए डिग्री रिकग्नाइजेशन की बुनियाद पर माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म कर देना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मकसद पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि ये इदारा कायम करने का मकसद क्या है और किसने कायम किया है, किसने पैसा दिया है, किसने ज़मीन दी है। ये सब कुछ होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उसके ओरिजिन में जाएं और ये देखें कि इस इदारे को कायम करने के पीछे किसका दिमाग था, किसका आइडिया था और क्यों था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में पहले ही से थी कि 1920 में बिल पास होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है, वो कम्युनिटी एजुकेशन में पीछे रह गई है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, उस कम्युनिटी के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी है। और जहाँ तक ये बात है कि इसके पीछे इदारा कायम करने के पीछे किसका दिमाग था, किसका आइडिया था, तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में डाली गई है कि उसके पीछे सर सैयद अहमद खां का दिमाग था, उनकी सोच थी, उनका आइडिया था। और उन्होंने कॉलेज के फाउंडेशन डे पर एक बार कहा भी था कि एक दिन ये कॉलेज बरगद का दरख्त बनेगा और उसकी शाखें दूर दूर तक फैलेंगी। और अभी जब 3 जजों के बेंच के सामने ये फैसला आने वाले दिनों में आएगा, उसकी बारी आएगी कि इन तमाम बातों की बुनियाद पर ये फैसला दे कि AMU एक माइनॉरिटी इदारा है कि नहीं, तो इस दौरान AMU की तरफ से वो सारे तथ्य रखे जाएंगे जो शुरू से लेकर अब तक हैं, जो ये साबित करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओरिजिन कैसा है, उसका फाउंडिंग कैसा है और किसका दिमाग था, उसके पीछे किस किस तरह की बातें थीं, किस तरह का होलिस्टिक अप्रोच था। उसके लिए AMU के आर्काइव्स हैं, सभी दस्तावेजात महफूज हैं। और इसके लिए अब AMU के ज़िम्मेदारों को पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की बेंच आने वाले दिनों में माइनॉरिटी स्टेटस होने का अंतिम फैसला देगी, उसके सामने AMU की तरफ से ये दस्तावेजात काफ़ी होंगे। इस फैसले में मुखालिफत की तरफ से एक दलील ये भी दी गई थी कि 1920 में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं थे, वो तो अपने आप को एक कौम के तौर पर देखते थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी बेंच ने ये कहा कि ये नहीं देखा जाएगा कि 1920 में मुसलमानों की माइनॉरिटी हैसियत क्या थी, बल्कि ये देखा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त उनकी हैसियत क्या थी। साथ ही कानून बनने और लागू होने से पहले भी जो इदारे माइनॉरिटी के थे उनको माइनॉरिटी का दर्जा हासिल रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। आर्टिकल 30 आया होगा 1950 में, लेकिन उससे पहले के माइनॉरिटीज़ के इदारों को माइनॉरिटीज़ का दर्जा हासिल होगा। तो ये और इसके अलावा कई सारी बातें दलील के तौर पर दोनों तरफ से कही गई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अक़लियती किरदार में कानूनी रुकावट को ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज़ पाशा के मुकदमे को खारिज कर दिया और अब नई रेगुलर बेंच AMU के अक़लियती किरदार का फैसला करेगी कि क्या उसको माइनॉरिटी इदारा माना जाएगा या नहीं। अब अगला फैसला हाँ या नहीं में होगा। यूँ कहें कि एक पहला स्टेप था और पहला स्टेप इतना क्लियर है कि दूसरा स्टेप आसानी से AMU के जिम्मेदार पार कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं हिम्मत की दाद देनी होगी AMU के जिम्मेदारों को, जिन्होंने 2 बार हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अपना हक हासिल किया।
वहीं इस फैसले के बाद सभी मुस्लिम जिम्मेदारों ने इस पर खुशी का इजहार किया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले को तारीखी और दूरगामी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला माइनॉरिटीज़ के द्वारा कायम किए गए दूसरे तालीमी इदारों के लिए एक नज़ीर साबित होने वाला है। दोस्तों, अंत में अगर इस फैसले को समराइज करेंगे तो कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले ये एक तारीखी फैसला देकर माइनॉरिटीज़ को राहत देने का ज़रूर काम किया है। दरअसल ये फैसला 4 अहम बुनियादी बातों पर कानून और संविधानी एतबार से गौर व फिक्र करने के बाद दिया गया है। अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि पार्लियामेंट के कानून के जरिए कायम एक इदारे को अक़लियती किरदार के दावे का हक हासिल है या नहीं। उसके अलावा क्या एएमयू के अक़लियती किरदार से मुताल्लिक अजीज़ पाशा मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच वाला फैसला दुरुस्त है या नहीं। खास बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अजीज़ पाशा मुकदमे के बाद एएमयू के अक़लियती किरदार की बहाली के लिए पार्लियामेंट के जरिए 1981 में की गई तरमीम का भी जायज़ा लिया और उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का भी जायज़ा लिया जिसमें अजीज़ पाशा मुकदमे को बुनियाद बनाकर पार्लियामेंट की तरमीम 1981 को निरस्त करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती किरदार वाला इदारा तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है और आने वाले दिनों में माइनॉरिटी स्टेटस हाँ या ना का फैसला भी इसी फैसले पर निर्भर करेगा। दोस्तों, ये पूरी डिटेल थी जो हमने आपको बताई। वैसे आपको इस फैसले के बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस थे, अब वो रिटायर हो गए हैं, तो उनके कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। दीजिए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये भी आंकेगा कि दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कैसा रहा है। बाकी अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ बल्कि इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बनाकर आपको देते रहते हैं।